उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। स्टूडेंट्स, मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे ये पीडीएफ भेजा था। ये बुक का नाम आपका है माइलस्टोन्स, ठीक है। तो माइलस्टोन्स बुक का ये थर्ड चैप्टर है आपकी हिस्ट्री का, रूरल लाइफ एंड सोसाइटी, ठीक है। आइए हम इसके बारे में आज इसको पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे और हिंदी टू हिंदी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो बहुत दिनों बाद, लगभग 2-3 महीने बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसके लिए मैं आपसे थोड़ा सा एक्सक्यूज़ चाहता हूँ, थोड़ा सा क्षमा चाहता हूँ, माफ़ कीजिएगा मुझे कि मैं रेगुलर नहीं रह पा रहा हूँ। क्या करना है भाई, दिक्कत ये है कि एक मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, ठीक है, फैमिली भी है, तो जो समय बचता है आप लोगों की सर्विस में कर देता हूँ। तो रेगुलर बस 2-3 महीने से थोड़ा एग्ज़ाम था और जॉब भी थी, इस नाते रेगुलर नहीं हो पा रहा था। अब जब शुरू हो गया तो अब शुरू होता रहेगा, ठीक है। तो मेरे सब्सक्राइबर सर लीजिए, मैंने आपकी इच्छा पूरी कर दी और आइए हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ये बुक आपकी माइलस्टोन है और चैप्टर नंबर इसका 3 है हिस्ट्री से, ठीक। आइए देखते हैं इसको। इसमें सबसे पहला आपका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें रूरल लाइफ एंड सोसाइटी से मतलब ये था कि लगभग 1700 का जो टाइम था उससे लेकर के ये आपको 1850 तक का ये टाइम आपका कवर करेगा। और इसमें ये बताएगा कि जो रूरल लाइफ उस टाइम इंडिया की थी, ठीक है, जब हमारे कंट्री में ब्रिटिश नहीं आए थे, उससे पहले हमारे कंट्रीज़ में जो है कि या तो राजाओं का शासन था या तो फिर जो मुस्लिम एम्पायर था उसका शासन था, मुगल्स थे, ठीक है, बाकी लोग थे। तो ये सब आपस में चीज़ें बटी हुई थी, कहीं हिंदू राजा थे, कहीं मुस्लिम राजा थे, कहीं कोई पावर में था, कहीं कोई पावर में था। लेकिन जब अंग्रेज़ आए और उन्होंने इंडिया को, उसके हिस्से को जब जीतना शुरू किया, जब एक कॉन्कर करना शुरू किया, जब एक्वायर करना शुरू किया, तो जो चीज़ें थी वो बदल गई, जो पूरा सिनेरियो था वो चेंज हो गया, ठीक है। और उस समय रूरल लाइफ कैसी थी, ग्रामीण जीवन कैसा था, सोसाइटी कैसी थी, तो उसको लेकर के चैप्टर को लिखा गया है और इस चैप्टर में आपको यही बताने का प्रयास किया गया है, ठीक है। इसमें लिख रहा है कि जो ब्रिटिश कॉलोनियल पावर था, तो अब ये क्या चीज़ होती है, कॉलोनियल पावर का मतलब ये होता है कि उस समय कुछ समय ही ऐसा था या कुछ कंट्रीज़ ऐसी थी जो कि अपनी कॉलोनियाँ बनाती थी। और ये होता क्यों था, क्योंकि उनके यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो गया था, उद्योग धंधे बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे, मशीनों के आविष्कार हो चुके थे, मशीनें इन्वेंट हो चुकी थी और हाथों से जो सामान बनाए जाते थे उसको छोड़ करके सामान मशीनों से बनाए जाते थे। तो एक समय आया जब उनका मार्केट सेचुरेट हो गया, उनका मार्केट जो है कि छोटा हो गया, क्योंकि एक समय में सभी खरीदार थे, सभी लोग बायर थे। जब पास में पैसे आए तो सभी लोग इन्वेस्टर हो गए, सभी लोगों ने अपनी अपनी फैक्ट्रियाँ छोटी मोटी डाल ली, तो मार्केट तो उतना ही रहेगा। तो जब मार्केट की ज़रूरत पड़ी तो जो यूरोपियन पावर्स थे, जैसे फ्रांस था आपका, फिर रशिया था, फिर आपका ये ब्रिटेन वाले थे, इंग्लैंड था जिसको कहते हैं आप, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि जो अभी अनसिविलाइज्ड देश हैं उनके हिसाब से और जो अभी डेवलप नहीं है उनके हिसाब से, ऐसे कंट्रीज़ में चला जाओ, ऐसे कंट्रीज़ में हम बिजनेस करें। तो वो यूरोप छोड़ करके, ठीक है, और यूरोप के बाउंड्री से बाहर निकले और एशियन कंट्रीज़ में हुआ है, चाइना में गए, अफ्रीका में गए, इंडिया में आए, इंडियन कॉन्टिनेंट में आए और अपना बिजनेस वो करने लगे, व्यापार करने लगे, ठीक है। तो कुछ वहाँ से ला के यहाँ बेचते, कुछ यहाँ से खरीद करके अपने कंट्री में बेचते थे। तो धीरे करते 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 जब उन्होंने देखा कि भाई अफ्रीका में देखा कि वहाँ दिक्कत कुछ नहीं है, लोग सीधे साधे हैं, ठीक है, आसानी से इनको कब्जे में किया जा सकता है बंदूकों के दम पे, और इंडिया में भी उन्होंने यही काम किया। तो जब उन्होंने कर दिया इंडिया में काम, ठीक है, तो अब की ये कहानी बता रहा है। तो ये बता रहे हैं कि उस समय जो इंडियन जो टेरेटरीज थी, ठीक है, वो कैसी थी, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से डिस्क्राइब थी वो। तो उस समय का जो टाइम था, जब इंडिया में अंग्रेज़ आ गए और बिजनेस करने लगे, तो उनको बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती थी यूरोप में, क्योंकि इंडिया पे बिजनेस करने के लिए बाकी कंट्रीज़ भी ताक में थी। फ्रांस था, डेनमार्क था, ठीक है, और डच कंट्रीज़ थे, हॉलैंड था, बहुत सारे कंट्रीज़ थे। तो उनको आपस में ही लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती थी, उसके लिए भी उनको पैसा चाहिए था। और उन्होंने देख लिया कि भाई इंडिया को लंबे समय से इसमें यहाँ से पैसा वसूला जा सकता है, यहाँ से पैसा बनाया जा सकता है। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ ऐसा किया कि भाई इंडिया में हम जो बिज़नेस कर रहे हैं
उसका पैसा इंडिया से ही वसूला जाए, ठीक है। अपने कंट्रीज यानी कि इंग्लैंड से पैसा लाने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। यहीं के पैसे से यहीं के ख़रीदा जाए और फ्री में ख़रीदा जाए और उसको अपने कंट्रीज़ में ला करके बेचा जाए, ताकि हमको मुनाफा डबल हो और प्रॉफिट हमारा डबल हो और इन्वेस्टमेंट हमको कुछ न करना पड़े। तो उस समय जो रेवेन्यू जो सिस्टम था जो कलेक्ट करने का, ठीक है, तो अंग्रेज़ों से पहले जो कि राजाओं का शासन था या शहंशाहों का शासन था या बादशाह का शासन था, ठीक है। तो वो क्या होते थे कि जितने भी खेत थे, जितनी भी ज़मीनें थीं, वो राजा के नाम होती थीं या जो एम्परर था उसके नाम होती थी, ठीक है। और जो भी खेती करने वाले लोग थे, एग्रीकल्चर करने वाले लोग थे, वो राजा के नाम पर खेती करते थे। और जो भी वो पैदा करते थे, जो भी उनका प्रोड्यूस होता था खेतों में या फील्ड्स में, तो उसका कुछ हिस्सा वो राजा के कोषागार में या राजा के यहाँ जो है कि क्या करते थे, एज ए टैक्स, एज ए लगान, ठीक है, लगान समझिए, टैक्स समझिए, उसको वो जाके उनको दे देते थे। तो तब जो लगान देने का सिस्टम था, जो टैक्स पे करने का सिस्टम था, ठीक है, वो प्रोडक्ट में था, कैश में नहीं था, नगद में नहीं था, ठीक है। नगद पैसे नहीं लिए जाते थे। जैसे अगर किसान अपने खेत में गेहूँ उगाया, चावल उगाया, ठीक है, कोई भी फसल उगाता था, तो उसका कुछ हिस्सा जो है कि वो राजा तय करते थे। राजा और राजा के जो ऑफिसर या मिनिस्टर होते थे वो पहले से ही तय कर लेते थे। तो तय की गई जो रकम होती थी, जो अमाउंट होता था, ठीक है, प्रोडक्ट के रूप में, कैश के रूप में नहीं, वो राजा के कोषागार में या जो उनका खजाना होता था या जो उनके अन्न भंडार होते थे उसमें ले जाकर के जमा करा दिया जाता था, ठीक है। और जो उसमें गांव थे भारत के, वो सेल्फ सफिशिएंट थे, ठीक है, और यूनिट थे। और उसमें जो सिस्टम था तो लैंड लॉर्ड लोगों का सिस्टम था, ज़मींदार हुआ करते थे। ज़मींदारी प्रथा के अंतर्गत खेती किसानी कराई जाती थी, ज़मींदार के नाम सारी ज़मीनें होती थीं और जो खेती किसानी करते थे वो ज़मींदार के सेवक के रूप में या उनके एम्प्लॉय के रूप में काम करते थे, ठीक है। और उसके बाद से जो लैंड रेवेन्यू का जो कलेक्शन का जो सिस्टम होता था, ठीक है, वो क्या होता था कि ज़मींदार जो है कि ऑफिशियल अधिकारी नियुक्त करते थे और वो राजा के नाम पे या राजा के ऑर्डर के अनुसार क्या करते थे, जा करके ये टैक्स वसूलते थे, रेवेन्यू वसूलते थे। अब रेवेन्यू चाहे जिस रूप में फ़िक्स किया गया हो, चाहे नगद के रूप में फ़िक्स किया गया हो या प्रोडक्ट के रूप में फिक्स किया गया हो, वो राजा के नाम पर उनके ऑर्डर का यूज़ करके, ठीक है, वो अपना वसूलते थे। उसके बाद से 1757 में प्लासी का वार हुआ, अंग्रेज़ों ने बंगाल को जीत लिया। उसके बाद से 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई। तो बक्सर में क्या किया उन्होंने कि पूरा बंगाल, बिहार और उड़ीसा पूरा जीत लिया। तो पूरा बंगाल, पूरा बिहार और उड़ीसा अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आ गया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके कब्ज़े में आ गया। तो कब्ज़े में आने का मतलब कि वहाँ का जो नवाब था वो हार गए, वहाँ के नवाब को हटा दिया गया या अंग्रेज़ों ने अपने अंडर कर लिया, वो कठपुतली हो गया, पपेट हो गया। जो अंग्रेज़ कहते वही वो करता, क्योंकि अब सत्ता तो उससे छिन गई थी, पावर उससे छिन गया था। तो ब्रिटेन के लोगों ने क्या किया, जो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने एक पॉलिसी बनाई कि भाई जो पॉलिसी ये बनाई कि हम इंडिया से ज़्यादा पैसे कैसे इकट्ठा कर सकते हैं, रेवेन्यू कैसे हम इकट्ठा कर सकते हैं। तो उन्होंने हमारे ही पैसे लूट करके और जो है कि हमारे ही पैसे से यहीं से सामान खरीद के और अपने कंट्री बेचने लगे। इससे उनका इन्वेस्टमेंट ज़ीरो होता था और मुनाफा यानी प्रॉफिट उनका पूरा का पूरा प्रॉफिट में ही हो जाता था। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक सिस्टम लाया, वो इजारदारी सिस्टम। तो इजारदारी सिस्टम में क्या था कि 1765 में उड़ीसा, बंगाल और बिहार में ये चीज़ें लागू की गई। तो उससे पहले जो सिस्टम था, जो बंगाल के नवाबों ने जो बनाया था, वो ये बनाया था कि ट्रेडिशनल मेथड से जो है कि रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। जो भी टैक्स वगैरह होता था वो परंपरागत पुराने मेथड से कलेक्ट किया जाता था, यानी ऑफिशियल नियुक्त किए जाते थे और फिर जो है कि किया जाता था। तो अब जो उसमें ज़मींदार हुआ करते थे, जो इजारदार हुआ करते थे, उनको पावर था कलेक्ट करने का, तो वो कभी कभी बदमाशी भी करते थे, ठीक है। ज़्यादा कमाने के चक्कर में या राजा को ज़्यादा खुश करने के चक्कर में वो किसानों से ज़्यादा लगान वसूल लेते थे, ठीक है। उनको मारपीट करके, उनको धमका करके, ठीक है, शोषण करके ज़्यादा जो है कि ले लेते थे।
और अनऑफिशियली भी बहुत कुछ वसूल लेते थे, उनसे गिफ्ट वगैरह भी ले लेते थे, ठीक है। और डर के मारे, चाहे डर के नाते वो क्या करते थे कि भाई थोड़ा सा हमको रिलैक्स कर दें। कभी कभी जब बारिश नहीं होती थी, मानसून नहीं आता था, तो फसल नहीं अच्छी होती थी, तो जो इलीगल काम भी तब के ज़मींदार किया करते थे, और हड़का करके, धमका करके, डरा करके, पावर का रौब दिखा करके उनसे वसूल लिया जाता था। तो अनऑफिशियली भी जो है कि कुछ चीज़ें उनको मिल जाती थी, जो उनके प्रतिष्ठा में, मान में या धन में वृद्धि कर देती थी। तो अब लैंडलॉर्ड अपने आप को जो है कि भगवान समझने लगे थे उस टाइम के। तो 70 तक जो है कि कंपनी की जो इनकम थी वो लैंड रेवेन्यू से बहुत कम होती थी। लेकिन जब ये पूरा हिस्सा उनके कंट्रोल में आ गया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, तो इजारदारी सिस्टम जब उन्होंने अपनाया तो उनकी इनकम में जो है कि बढ़ोतरी होने लगी। लेकिन कुछ समय बाद फिर अंग्रेज़ों को लगा कि नहीं नहीं, और हमको पैसा चाहिए, और थोड़ा सा टैक्स आना चाहिए पास में। तो उन्होंने और भी नई नई टेक्निक निकाली, और भी नए नए सिस्टम निकाले और चलाए और लगाए भी। तो आइए आगे उनके बारे में हम देखते हैं बातें। और मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, जो इजारादारी सिस्टम होती थी, ठीक है, ये इसको बिडिंग किया जाता था, इसकी नीलामी की जाती थी। यानी बहुत से लोग इकट्ठा होते थे और इसकी बोली लगाई जाती थी। जो सबसे ज़्यादा पैसा देता था उसको इजारदार बना दिया जाता था, और ये 5 ईयर के लिए सिस्टम होता था। तो जो इजारदार होते थे वो क्या करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में, क्योंकि उन्होंने हाईएस्ट बोली लगा करके, पैसे चुका कर, अंग्रेज़ों को पैसे चुका करके और वो चीज़ें ली थी। तो अब जब कोई भी इन्वेस्टमेंट लगाएगा, अपना पैसा रुपया लगाएगा, पूंजी लगाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा निकालने के बारे में ही सोचेगा। तो यही सिस्टम वहाँ था। तो ये पैसे लगा करके, बोली लगा करके ऑक्शन में ख़रीद लेते थे, और उसके बाद से किसानों पे ये ज़्यादा फोर्स करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोडक्शन करें, ज़्यादा से ज़्यादा वो अनाज पैदा करें, फसल उगाएं, तो ज़्यादा से ज़्यादा बेच करके फिर मुनाफा कमाया जाएगा। उसके बाद से एक चीज़ और होती थी कि ये जो इजारदार होते थे, यानी जो कॉन्ट्रैक्टर होते थे, वो क्या करते थे कि लैंड इम्प्रूवमेंट के चक्कर में नहीं रहते थे वो, ठीक है। किसानों को सहूलियत नहीं देते थे, जैसे खाद हो गया, बीज हो गया, पानी हो गया, ठीक है, पानी खेतों तक पहुंच रहा है कि नहीं, बीज किसान को मिल रहा है कि नहीं, ठीक है, क्या किसान जो है कि अच्छी स्थिति में है कि नहीं, क्या खेतों में मेड़ अच्छे से बनी है कि नहीं, ये सब चीज़ों का ध्यान उनको नहीं रहता था। और रेगुलर वो ऑक्शन किया करते थे, और लैंड में या ज़मीन में कोई सुधार नहीं कर पाते थे। एग्रीकल्चर पर्पज़ से या इरिगेशन पर्पज़ से, सिंचाई उचाई की व्यवस्था, ऐसा कुछ वो देते नहीं थे। नॉर्मल ढर्रे पे पुराने तरीके से खेती होती थी, लेकिन उनका सारा जो जोर होता था वो ज़्यादा से ज़्यादा अनाज पैदा कराने में होता था, और सुविधा के नाम पे, फैसिलिटी के नाम पे वो कुछ देते किसानों को नहीं थे। कुछ देर तक ये व्यवस्था चली, कुछ समय तक, कुछ साल तक व्यवस्था चली। उसके बाद से जो है कि अंग्रेज़ों ने इसी टैक्स को वसूलने का, ठीक है, लगान वसूलने का एक परमानेंट सेटलमेंट व्यवस्था लाई। अब आइए देखते हैं ये कौन सी व्यवस्था है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। परमानेंट सेटलमेंट इसे कहा जाता है, ठीक है। जो PDF भेजा इन्होंने वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, ठीक है, अच्छे से खींच कर इन्होंने नहीं भेजा है, बहुत ज़्यादा जूम करने पे थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, सही से दिखाई नहीं दे रही है। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस नाम के एक व्यक्ति थे, इन्होंने ये सिस्टम जो है कि लगाया था, चालू किया था। तो इन्होंने जो है कि बिहार में, बंगाल में और उड़ीसा में, ठीक है, इन जगहों पे जो है कि 1793 में ये सिस्टम लागू किया, ठीक। अब इस सिस्टम के अंतर्गत मैं आपको समझा देता हूँ, एक कहानी के रूप में बता देता हूँ। परमानेंट सेटलमेंट व्यवस्था में क्या था कि जो ज़मींदार थे, ठीक है, बोली लगा करके उनको जो है कि ये चीज़ें दे दी जाती थी, ज़मीन उनको दे दी जाती थी। और वो जो अंग्रेज ऑफिसर हुआ करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, ठीक है, उनके एजेंट के रूप में काम करते थे, वो उनके एजेंट बन जाते थे, उनके रूप में काम करते थे। अंग्रेज़ों का इससे ये फ़ायदा होता था कि अंग्रेज़ डायरेक्ट जो है कि गुस्से का शिकार नहीं होते थे, ठीक है। बीच में लैंडलॉर्ड होते थे, ज़मींदार होते थे, तो अगर किसानों के साथ कोई दिक्कत होती थी तो किसान जो है कि ज़मींदारों का घर जलाते थे, उनको पत्थर बरसाते थे, उनको बुरा भला कहते थे। अंग्रेज़ बीच में नहीं आ पाते थे, और इस बीच अंग्रेज़ों को भी सिस्टम को समझने का मौका अच्छे से मिल जाता था, ठीक। दूसरी बात ये थी कि इसमें क्या होता था कि 5 ईयर्स के लिए, ठीक है, या उससे ज़्यादा लंबे समय तक के लिए
ऑक्शन दे दी जाता था, ज़मीन दे दी जाती थी। और उसमें शर्तें क्या होती थी कि 1/11 बस, जितना भी ये टैक्स वसूलेंगे, जितना भी ये चीज़ें करेंगे, तो उसका 1/11 ये स्वयं रख लेंगे। 11 में से 1 पार्ट ज़मींदार रखेंगे, लैंडलॉर्ड रखेंगे, और 11 में से 10 पार्ट जो है वो अंग्रेज़ों के जो है कि उनके ख़जाने में या उनके उसमें टैक्स के रूप में ये जाएगा। ठीक है, उनके टैक्स के रूप में ये जाएगा। तो अब देखिए, अब 11 सपोज कर लीजिए कि अगर 11 kg अगर गेहूँ होता है किसी किसान के खेत में, समझाने के लिए बोल रहा हूँ मैं, 11 kg से ज़्यादा ही होता था, तो 11 में से 1 kg वसूल करके वो ज़मींदार रखेंगे और 10 kg चला जाएगा अंग्रेज़ों के खाते में, यानी उनके गोदामों में चला जाता था। तो ज़मींदार क्या करते थे कि भाई उनकी ज़मींदारी बनी रहे, उनका ठाट बाट, उनका जो है कि लग्जरी बना रहे, इसके लिए वो ज़्यादा वसूलते थे। ज़्यादा वसूलेंगे तभी तो अपने पास ज़्यादा रखेंगे, और उस हिसाब से अंग्रेज़ों को भी देना होता था। तो ज़्यादा वसूलने के चक्कर में कभी कभी वो ज़्यादती कर देते थे, ज़्यादा कभी कभी वो राक्षस हो जाते थे, मारते पीटते थे या हड़काया जाता था। कभी कभी जब बारिश नहीं होती थी तो फसल नहीं पैदा होती थी, लगान तब भी लिया जाता था, लगान तब भी वसूला जाता था। और लगान या टैक्स न दे पाने की स्थिति में जो ज़मीनें होती थी किसान के, या उनके जो बैल होते थे, जो गाड़ी होती थी बैलगाड़ी, या बाकी जो चीज़ें होती थी, वो गिरवी रख लिया जाता था या उन पर अवैध कब्जा कर लिया जाता था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती थी। तो धीरे धीरे जो है कि ये भी सिस्टम धीरे धीरे सड़ने लगा, और इसमें जो है कि किसानों का जो फार्मर थे उनका बहुत ज़्यादा जम करके एक्सप्लॉयटेशन होने लगा, बहुत ज़्यादा शोषण उनका होने लगा। और जिस टाइम बारिश नहीं अच्छी होती थी, मानसून नहीं आता था, तो खेती बढ़िया हो नहीं पाती थी। भाई पानी नहीं गिरा तो फसल उतनी अच्छी होती नहीं थी, तो भी टैक्स वसूला जाता था, आ जाते थे ऑफिसर टैक्स वसूलने के लिए। तो अब क्या होता था कि जो भी ज़मींदार जो भी ये फार्मर होते थे, वो सेठ से, साहूकार से, महाजनों से पैसा उठा लेते थे। और किसान तब के पढ़े लिखे उतने होते नहीं थे, और जो सेठ साहूकार होते थे या जो सूद पे पैसा चलाने वाले होते थे, इंटरेस्ट पे, ये चालाक होते थे। ये जो है कि देते थे 5, सपोज कर लीजिए कि देते थे 5% पे, लिखवा लेते थे 10%, लिखवा लेते थे 15%, और सादे कागज़ पे अंगूठा लगवा लेते थे और अपने मन से नियम कानून उसमें भर लेते थे। तो होता ये था कि किसान, उसके बेटे, फिर उसके बेटे, फिर उसके बेटे, वो कई पीढ़ी तक उनके यहाँ नौकरी करते थे, तब भी उनका जो है कि सूद या मूल जो है कि पूरा वो चुका नहीं पाते थे। नहीं चुका पाने की स्थिति में वो उनके यहाँ बंधुआ मजदूरी करते थे, बॉन्डेड लेबरशिप करते थे, और उनका खेत बाड़ी घर द्वार जो भी होता था सब गिरवी महाजन या सेठ अपने यहाँ रख लिया करते थे। अब सेठ महाजन मान लीजिए वो धंधा करने बैठे हैं, अपना कमाने बैठे हैं, तो किसी को फ्री में तो देंगे नहीं। वो कुछ उसमें अच्छे भी होते थे जो ईमानदारी से काम करते थे, जितना होता था उतना ही कागज़ में लिखते थे, लेकिन उसमें बहुत से बेईमान भी होते थे जो लालच में आकर के ज़्यादा किसानों से वसूल लेते थे या अत्याचार करते थे या इलीगल काम करते थे। तो इसलिए ये जो है कि व्यवस्था क्या हुई कि एक्सप्लॉयटेशन का सेंटर बन गई, और बहुत ज़्यादा जो है कि इससे एक्सप्लॉयटेशन हुआ। अब जो आपकी हेडिंग यहाँ पे दिया हुआ है, इफ़ेक्ट्स ऑन द पीजेंट्स, किसानों पर इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा, यही बातें मैंने अभी जस्ट आपको बताई कि किसानों की जो कंडीशन थी बहुत दयनीय हो गई, खस्ता हालत उनका हो गया। उनको खेती किसानी करने के लिए, बीज बोने के लिए और खेतों में वर्क करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए उनको कुछ भी एडवांस में पैसा नहीं दिए जाते थे, कोई भी सपोर्ट उनको नहीं दिया जाता था। अब पुराने तरीके से खेती होती थी तो किसान को अपने लिए भी उगाना पड़ता था कि उसको अपने भी तो खाना पीना है, उसका भी परिवार है, और लैंडलॉर्ड को टैक्स भी देना पड़ता था। तो जब फसल अच्छी होती थी तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, ठीक है। लेकिन जब मानसून गड़बड़ होता था या बारिश नहीं होती थी तो सूखा पड़ जाता था, क्योंकि अंग्रेज़ यहाँ सोशल सर्विस तो करने आए नहीं थे। उनका तो काम था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लूट के वसूल के यहाँ से ले जाना, तो वो वही काम करते थे जिसमें उनका फ़ायदा होता था। लेकिन शुरू में अंग्रेज़ों ने फैसिलिटी के नाम पे कुछ किया नहीं, ठीक है। नहरें नहीं खुदवाईं, इरिगेशन की, सिंचाई की व्यवस्था नहीं की, और कई तो ऐसे भी एरिया थे भारत में जहाँ एवरेज जो है कि रेन कम होती थी,
तो एवरेज जब रेन कम होती थी तो वहाँ फसलें प्रोडक्टिविटी उतनी अच्छी हो नहीं पाती थी। आज आपके खेतों में अच्छी खासी पैदावार होती है, प्रोडक्टिविटी होती है, ठीक है। तब उस समय चकबंदी का भी सिस्टम नहीं आया था और खेत जो थे किसानों के छोटे छोटे अमाउंट में थे और दूर दूर थे। एक यहाँ था तो एक 2 किलोमीटर पे था, तो एक 4 किलोमीटर पे था, ऐसे करके था। बाद में जब चकबंदी का नियम आया, ठीक है, लैंड रिफॉर्म का जब सिस्टम आया, तो 4 जगह आपके खेत थे, इसको मिला करके एक जगह इकट्ठा आपको दे दिया गया। तो जो खेत बड़े हो गए, जो बड़े खेत हो गए तो कम मेहनत में आसानी से काम हो जाता था, मैन पावर कम लगने लगा, ठीक है। अब एक ही खेत है, एक ही जगह है, तो आपने 10 आदमी लगा दिया तो काम आपका जल्दी निपट जाएगा। और आपका 1-1 बीघा खेत है और 4 जगह है, तो चारों जगह आपको आदमी भेजने पड़ेंगे, चारों जगह आपको रिसोर्सेज भेजने पड़ेंगे, संसाधन भेजने पड़ेंगे, 4 जगह आपको पैसा लगाना पड़ेगा। तो ये सारे सिस्टम थे। तो अंग्रेज या लैंडलॉर्ड जो भी होते थे, ब्रिटिश ऑफिसर या जो लैंडलॉर्ड होते थे जो भी, वो इन सब माइनर पॉइंट्स पे ध्यान या मेजर पॉइंट्स पे उनका ध्यान नहीं होता था, ठीक है। किसानों से वो ये सब चीज़ें जो है कि नहीं उनको सुविधा दे पाते थे, तो इस तरीके से पैदावार कम होती थी। खेतों में जो है कि साफ़ सफाई भी उतने अच्छे से नहीं हो पाती थी, इसके लिए फ़ंड उनको दिया ही नहीं जाता था। तो उस फंड की कमी को पूरा करने के लिए फिर वो महाजन से, सेठ से, साहूकार से लोन लेते थे। और लोन के बाद क्या होता था, मैंने आपको कहानी इसकी बताई ही है। तो ये जो सिस्टम था धीरे धीरे ये एक्सप्लॉयटेशन का अड्डा बन गया था। बहुत ज़्यादा किसानों को शोषण हुआ, इसके नाते किसानों में विद्रोह की स्थिति आ गई, ठीक है। किसान रिवोल्ट करने लगे। तो अंग्रेज़ों ने आगे जा कर के ये सिस्टम बदल दिया, बदल करके वो दूसरा सिस्टम लाए। अब आइए देखते हैं वो दूसरा सिस्टम क्या था। इसके बाद अंग्रेज़ों ने एक सिस्टम बनाया जिसको रैयतवाड़ी सेटलमेंट कहते हैं। ये 1820 में शुरू किया गया। तो ये जो आपका सिस्टम था वो मद्रास प्रेसिडेंसी में शुरू किया गया था। मद्रास प्रेसिडेंसी का मतलब जो साउथ इंडिया है आज का, चेन्नई वगैरह जो आप देखते हैं, ठीक है, तो उसी को पहले मद्रास कहा जाता था। तो मद्रास प्रेसिडेंसी में यानी साउथ इंडिया में ये व्यवस्था लागू थी। बाद में इस सेटलमेंट व्यवस्था को बॉम्बे यानी आज का जो मुंबई है उस तक भी इसको इम्पोज कर दिया गया, लागू कर दिया गया। इसको शुरू करने वाले थे आपके सर टॉमस मुनरो। टॉमस मुनरो ने ये सिस्टम बनाया था, इस व्यवस्था को जो है कि लागू किया था। इस सिस्टम के अंतर्गत इसमें होता क्या था कि उधर के किसानों को रैयत कहा जाता था। रैयत कहिए या फार्मर कहिए, बातें किए। तो इसमें क्या किया गया कि जो रैयत थे उनको डायरेक्ट जो है कि खेतों का मालिक बना दिया गया, उनको दे दिया गया खेत। अब यहाँ से जो कि मिडिल मैन का जो सिस्टम था कि लैंडलॉर्ड थे, लैंडलॉर्ड के कहने पे खेत बोया जाता था, फसलें बोई जाती थी, फिर लैंडलॉर्ड को टैक्स दिया जाता था, फिर वो जाके अंग्रेज़ों के यहाँ जमा कर देते। ये सिस्टम हट गया। जो मिडिल मैन की रोल में जो थे लैंडलॉर्ड्स वो हट गए। अब अंग्रेज ऑफिसर जो ईस्ट इंडिया कंपनी और जो फार्मर थे, किसान थे, सीधे उनके बीच अब डील होने लगी, ठीक है। और जो रैयत होते, किसान होते थे, उनसे डायरेक्टली डील होती थी और उनसे डायरेक्टली जो है कि जो भी टैक्स या जो भी लगान वगैरह बनता था उनसे डायरेक्टली वसूल लिया जाता था। तो एक तरह से तो दिखने में तो बड़ा अच्छा था, ये बहुत ही अच्छा दिखने में लगता है कि भाई किसान जो है कि ज़मीनों के मालिक बना दिया गया या उनसे डायरेक्टली डील किया जाता था, बीच में कोई मिडिल मैन या बिचौलिया नहीं होता था। लेकिन उसमें जो रेट फिक्स होता था रेवेन्यू देने का या लगान या टैक्स देने का, रफली फिक्स होता था, निश्चित कोई नहीं था, और मोर देन हाफ होता था। यानी अगर 100% वो पैदा कर रहे हैं तो 50% से ऊपर उनको
देना होता था। अब 60%, 70%, 75% ये कोई फिक्स नहीं था। रफली जो है कि आइडिया एक लगा दिया जाता था, उसी के साथ वो उसमें टैक्स उनसे वसूला जाता था। ठीक है, तो अब इसमें जो है कि इंटरेस्ट इतना ज़्यादा था, ठीक है, यानी कि जो रेट था इनके वसूलने का वो इतना ज़्यादा था कि पैसे की कमी किसानों को पड़ने लगी। और ज़मींदारों कह रहा हूँ मैं, सॉरी, ये मनी लेंडर्स जो सूदखोर थे, जो सेठ महाजन साहूकार थे, उनसे उनके चक्कर से छुड़ाने के लिए, उनके शिकंजे से बचाने के लिए तो ये व्यवस्था आई थी। लेकिन इसमें अंग्रेज इतना ज़्यादा टैक्स वसूलते थे, 50% से भी ज़्यादा ले लेते थे कि किसानों को थक हार करके और उन्हीं के पास, सूदखोरों के पास ही वापस पैसे के लिए जाना पड़ता था। इस व्यवस्था में भी किसानों को एडवांस पेमेंट देने की, या उनके दुख दर्द को समझने की, या खेतों को इम्प्रोवाइज़ करने की, या खेतों में सिंचाई व्यवस्था करने की, खेतों को ढंग से जुतवाने की, या उसमें खाद पानी बीज वगैरह डलवाने की, ऐसी कोई व्यवस्था के लिए कोई पैसा किसानों को नहीं दिया जाता।